डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल एस्पायरेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ज़बरदस्त होंगे। आज ले आया हूँ मैं आप सब के लिए जो है वो गैस पेपर के क्वेश्चन। आज जो है वो गैस पेपर हम डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे जो कि आने वाले जो एनईडी का राउंड 2 है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो मुझे मिले हैं। तो ये जो है वो आप जैसे ही बच्चों में से जो है वो एक बच्चे ने मुझे दिए हैं ताकि तमाम बच्चों की हेल्प हो सके। तो इन तमाम ही एमसीक्यूज़ को आप आखिर तक जो है वो देखें, इसको नोट डाउन करें ताकि जो एस्पायरेंट्स एनईडी का राउंड 2 देने जा रहे हैं उन सब के लिए हेल्पफुल रहे। स्पेशली जो एनईडी और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि केयू हो गई, दाऊद यूनिवर्सिटी हो गई और से रिलेटेड उन सब के लिए ये एमसीक्यूज़ हेल्पफुल रहेंगे। इसका पार्ट 1 है आज, और पार्ट 1 में हम 22 एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। और फिर बाकी जो है वो इसके 4 पार्ट और बनेंगे। तो इस तरह से हम ऑलमोस्ट 200 एमसीक्यूज़ को हम कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आई आर रीजन इज़ इंफ्रारेड रीजन जो है इसमें पूछा जा रहा है लाइज करता है कहाँ पे। लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पास्टियन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़। ये हमारे पास जो है ये लाई करता है पास्टियन सीरीज़ पे। पास्टियन सीरीज़ पे हमारे पास आई आर रीजन जो है वो लाई करता है। जबकि अगर हम इसके बाद वाला रीजन देखें तो ब्रैकेट आता है, और ये ब्रैकेट में हमारे पास फार इंफ्रारेड रीजन होता है। फार इंफ्रारेड रीजन। और जबकि अगर हम लाइमन सीरीज़ देखें तो यहाँ पर यूवी रीजन लाई करता है, और जबकि हम बामर सीरीज़ देखें तो विजिबल रीजन जो है वो यहाँ पर लाई करता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, नन। जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होती है। इट्स जस्ट लाइक आ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस तरह हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये दो कांस्टेंट का रेशो होता है, इसी तरह से हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी भी ये दो कांस्टेंट का रेशो विच इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों का ये रेशो है जो कि हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 1 के। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 1000 वोल्ट एंड इट्स प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय वायर, दैन हीट प्रोड्यूस इन द वायर इज़। हीट जो प्रोड्यूस होती है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनर्जी से। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बेसिकली जो है वो एनर्जी जो है वो है कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर हुई हुई है, और वो बराबर होती है 1/2 सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है वो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/2, और कैपेसिटर की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 2 × 10⁻⁻⁶ में, और जो हमारे पास वोल्टेज है इसको हम 10⁻³ लिख के इस पर होल स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10⁻⁻⁶ ये बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻+6 के। तो बेस से हम पावर 8 से जो है ये कैंसिल हो जाएगा। -6 और +6 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो जवाब आएगा ये 10⁻0 आ जाएगा, और 10⁻01 के बराबर होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ अब आप एमसीक्यू देख सकते हैं। इफ़ द वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल इट्स रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस हमने बताना है वायर का। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 2R, R/2 4R, R/4।
अब रेजिस्टेंस जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। इसी तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो अब वायर स्ट्रेच की जा रही है तो दोनों चीज़ें अफेक्टेड होंगी, एरिया लेंथ भी और एरिया भी। ठीक है, अगर वायर को स्ट्रेच किया जाएगा तो वायर को स्ट्रेच करने से ये होगा कि जो एरिया है ये भी मुतासर होगा। ठीक है, ये जो है वो लेंथ अगर इंक्रीज़ की जा रही है तो इससे एरिया भी जो है वो मुतासर होगा। तो एरिया क्या होगा, अगर वायर को बढ़ाया गया है, इंक्रीज़ किया गया है तो एरिया कम हो जाएगा। अगर इसको लेंथ को आप डबल करेंगे तो एरिया कम हो जाएगा। अब क्या करना होगा कि अगर हम इसी फार्मूले में अगर हम देखें तो R इज़ इक्वल टू लेंथ को अगर हम 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो एरिया हमारे पास जो है वो कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और ये फिर जाके 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा ये हमें 4 टाइम्स मिल जाएगा जो हमारे पास एक्चुअल रेजिस्टेंस है उसके। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इसको आप जो है वो इस तरह से आगे सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है। a wire of resistance R is stretched uniformly so that its length becomes n times the original value. The new resistance of wire will be। यहाँ पर भी इसी तरह से है कि जो वायर है उसकी लेंथ हमारे पास जो है वो n टाइम्स इंक्रीज़ हो रही है और जो एरिया होगा ऑब्वियसली वो n टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये n जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो फिर उसके बाद हमारे पास जो R जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा ये n स्क्वायर और n स्क्वायर और L डिवाइडेड बाय A मिलेगा। तो L डिवाइडेड बाय A की जगह आप इस तरह भी लिख सकते हैं R इज़ इक्वल टू R डैश इज़ इक्वल टू n स्क्वायर और R। सो ऑप्शन B is correct. Now next MCQ, a bar magnet is divided into 2 pieces. Which of the following statement is true? अगर बार मैग्नेट को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक इसका नॉर्थ पोल होता है और एक इसका होता है साउथ पोल। अगर आपने इसको तोड़ दिया बीच में से तो फिर मज़ीद इसके जो है वो 2 पोल बन जाएंगे, एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक इसका साउथ पोल बन जाएगा। इसी तरह से इस एक और जो पीस होगा उसमें भी हमारे पास यही कंडीशन होगी, एक बनेगा नॉर्थ पोल और दूसरा बनेगा साउथ पोल। इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच सेपरेटेड पीस बिकम स्ट्रॉन्गर, ये भी नहीं है। बार मैग्नेट डीमैग्नेटाइज, ये भी नहीं है। द मैग्नेटिक पोल्स आर सेपरेटेड, 2 new bar magnet are created. Option D is correct. Next MCQ, as per Michael Faraday, if the forefinger point the direction of magnetic field, the middle finger in the direction of current, then thumb would indicate the direction of। तो थंब जो इंडिकेट करेगा वो फोर्स को इंडिकेट करेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट ऑन अ कंडक्टर। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे जो हमारे पास करंट जनरेट होता है या फिर करंट कैरिंग वाइल में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास करवाई जाती है, तो फिर क्या होता है कि फोर्स एक्सपीरियंस होती है और जो है वो हमें फिर उसके ज़रिए जो है वो ईएमएफ भी मिलता है। तो यहाँ पर जो हम फोर्स जो है वो फोर्स की डायरेक्शन जो देखते हैं वो फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल के ज़रिए देखते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल, याद रखिएगा, लेफ़्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे और इसमें हमारे पास जो थंब की डायरेक्शन होगी फोर्स की डायरेक्शन होगी और जो 4 फिंगर होगी हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट होगा वो मिडिल फिंगर। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो लेफ़्ट हैंड रूल के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन। इसी तरह से जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज होगी, याद रखिएगा।
Next MCQ you can see on your screen. The force carrying experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is largest when the angle between the conductor and magnetic field is. So जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा तो जब ही हमें फोर्स जो है वो मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड है और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके दरमियान जो है वो एंगल 90 डिग्री का होना ज़रूरी है. दे शुड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए करंट और जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, जब जाके हमें फोर्स जो है वो मैक्सिमम मिलती है. अगर इससे कम होगा एंगल तो हमें मिनिमम फोर्स मिलेगी, ठीक है. तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 90 डिग्री. नेक्स्ट MCQ, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल बट अपोजिट टू द magnetic field. Electrons with some initial velocity enter the region of the field at an angle along the direction of electric field. The electron path will be, so electron का path क्या होगा. so जब भी electron जो है, let's suppose यहाँ पर ये electron है और ये चार्ज है हमारे पास और ये इंटर हो अगर मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड का साइन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी जाए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. लेट्स सपोज ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसके अपोजिट डायरेक्शन हो मैग्नेटिक फील्ड की अगर बी, ठीक है. तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इसको फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी तरफ भी मिलेगी और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी मिलेगी. सो एज अ रिज़ल्ट ये क्या होगा, इसका जो पाथ होगा वो स्पाइरल होगा, ऐसे 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 मूव करेगा. तो इसको हेलिकल भी कहते हैं और स्पाइरल भी कह सकते हैं. तो इस तरह से जो है वो इसका पाथ होगा. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट MCQ, you can see on your screen the field at any point on the axis of current carrying coil will be. So फील्ड जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर जब जो है वो करंट कैरिंग कॉइल हो तो उसमें हमें जो है वो इस बात का ख्याल रखना है कि जो करंट कैरिंग कॉइल हो ये फील्ड के पैरेलल होना चाहिए. ये फील्ड के जब पैरेलल होगी, लेट्स सपोज यहाँ पे ये करंट कैरिंग कॉइल है और यहाँ पे ये हमारे पास बार मैग्नेट है. अगर यहाँ से नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो ये फील्ड लाइंस जो है यहाँ पर ऐसे बनेंगी कुछ इस तरह से. तो ये जो है वो अब ये जो कॉइल है ये कॉइल का यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये ऊपर कॉइल का वाई एक्सिस है. तो एक्सिस ऑफ करंट जो है ये ऐसे है, ठीक है. तो इसके ही हमें फील्ड परपेंडिकुलर रखना है. ये कॉइल है तो ये इसके कॉइल के जो है वो फील्ड पैरेलल होना चाहिए, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल होना चाहिए. ये पैरेलल रखेंगे हम यहाँ पर तो जब जाके हमें यहाँ पर जो करंट मिलेगा वो हमें मैक्सिमम मिलेगा और जो करंट होगा वो इंड्यूस्ड करंट हमें मैक्सिमम मिलेगा. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. Next MCQ, you can see on your screen, if A is equal to tan, B is equal to tan and theta is equal to 60 degree, then A minus B will be. So यहाँ पर जो है वो मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है A माइनस बी का, जबकि A का मैग्नीट्यूड tan है, B का भी मैग्नीट्यूड जो है वो tan है और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 60 डिग्री है. तो जब भी हमारे पास इस तरह की कंडीशन होगी तो A माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है
ये हमें मिलेगा इस फार्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -2ab कॉस थीटा, इससे हमें मिलेगा। और यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये डायरेक्ट में लिखूँगा यहाँ पे, तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 100 है और -2 और 10 मल्टीप्लाई 10 और कॉस 60। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 और माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 200 और 1 कॉस 160 कॉस 60 बराबर होता है 1/2 के। तो यहाँ से ये कैंसिल होके हमें मिलेगा 200 माइनस 100 और ये हमें मिल जाएगा लास्ट में 10। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कैन बी पॉसिबल यूज। पहला है NPN ट्रांजिस्टर और दूसरा है PNP ट्रांजिस्टर। तो दोनों ही ट्रांजिस्टर जो है ये हमारे पास यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पे NPN की ज़रूरत होती है वहाँ NPN यूज़ करते हैं, जहाँ PNP की ज़रूरत होती है वहाँ जो है वो PNP ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। PNP जो है ये इस ट्रांजिस्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, चार्ज कैरियर्स। जबकि अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास होल्स होते हैं, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ऑप्शन सी जो है ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि इसमें दोनों यूज़फुल हैं। NPN भी है और PNP हमारे पास दोनों पॉसिबल यूज्ड हैं। नेक्स्ट MCQ, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन बी गिवन बाय। सो इसको हम तीनों फार्मूला से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। W/Q1 ये वर्क डन है, जो कि हमारे पास अल्टीमेटली बराबर हो जाता है Q1 माइनस Q2 के। ठीक है, जो हमारे पास ये W यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ, एट विच प्लेस द सिंपल पेंडुलम हैव लीस्ट फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी लीस्ट हमें मिलेगी जो है वो सबसे कम माउंट एवरेस्ट के ऊपर, क्योंकि अगर हम टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पहले तो वैल्यू ऑफ जी पर। ठीक है, और इसी तरह से टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल है हमारे पास, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो जहाँ पर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो टाइम पीरियड ज़्यादा हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कम होगी। सो माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जी है सबसे कम होती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी इज़ लेस। ठीक है, और वैल्यू ऑफ जी कम होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज़ होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज़ होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। डी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है कि जो टाइम पीरियड है ये ज़्यादा होता है माउंट एवरेस्ट पे और फ्रीक्वेंसी कम होती है। जबकि अगर हम कराची देखें तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है ये कम होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा है, और जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास ग्रेटर होगी, यहाँ पर ग्रेटर। नेक्स्ट MCQ आगे बढ़ते हैं।
अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इज़। सो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं माइनस साइन के साथ। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इसको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले से, जो कि बराबर है के क्यू डिवाइडेड बाय आर। इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि के की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, हमारे पास बराबर है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 होल डिवाइडेड बाय 0.04। तो 0.04 क्यों लिखा? क्योंकि 4 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर के अंदर, तो ये हमारे पास ये आता है। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं तो ये 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 हो जाता है और 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 हो जाएगा, और डिवाइड में अगर आप चाहें तो इसको 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 भी कर सकते हैं। 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब जितनी भी हमारे पास बेस 10 के साथ पावर्स हैं उसको आप एक साथ ऐड कर लें और जवाब कुछ आ जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 और प्लस का 2, ये सारी मैंने पावर एक साथ ऐड कर ली हैं। तो पावर मेरे पास बचेगी 9 मल्टीप्लाई 10⁻3। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻3 मेरे पास बराबर है 9000, विच इज़ यू कैन सी द आंसर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे माइनस साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स। जो अप्लाइड फोर्स है उसके अगेंस्ट है, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो वर्क डन के अगेंस्ट है, जो चार्ज के ज़रिए हो रहा है। जो चार्ज जो मूव कर रहा है ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और जो चार्ज मूव कर रहा है उसका अगेंस्ट मूव कर रहा है, नेगेटिव साइन इसलिए यहाँ पर आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम रेंज लाइज between 1000 to 4000 angstrom, 4000 to 7000, 1000 to 4000, 1000 to 4000 एंगस्ट्रॉम। ये दो ऑप्शन एक जैसे आ गए हैं, बट ऑप्शन आपको कुछ भी दिया जाए आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने नॉलेज के ऊपर, आपकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इस मामले में। सो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बी ऑप्शन जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये इसके बराबर भी हो सकता है। और एंगस्ट्रॉम हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम ये बराबर होता है 10⁻⁻10, और अगर इसको आप एक पावर कम कर देंगे तो ये नैनो हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो ये इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, फॉर अ पार्टिकल ए इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, वेयर ई इज़ द एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, दैन द डायमेंशन ऑफ ए इज़। ए की डायमेंशन मालूम करनी है, आपने फार्मूला देखा होगा आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम फार्मूला है उसी की तरह, बस m की जगह a लगाया हुआ है। आप a जो है उसको m कंसीडर करें और m की डायमेंशन निकाल लें। m हमारे पास क्या है? मास होता है, मास की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल M होती है। सो अगर हम
बग़ैर कैलकुलेटर भी इसको सॉल्व करें तो बासानी ऑप्शन डी हम इसके ऊपर जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर मार्क कर सकते हैं, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। मास की जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल एम होती है। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो इसका यूनिट होता है जूल, और जो हमारे पास स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप डायमेंशन निकालते हैं। जूल की हमारे पास है न्यूटन मीटर, स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। उसके बाद जो है वो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको आप चाहें तो आगे कैलकुलेट कर लें। ये हो जाएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, और नीचे हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। चाहे तो डायमेंशन निकालने के बाद जो है वो आप कैंसिल कर दें, सिर्फ केजी बच जाएगा, विच इज़ क्लियरली कैलकुलेटेड। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू यू कैन सी on your screen the acceleration of a body at maximum height is, maximum height जो होती है, लेट सपोज जो है अगर किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो थ्रो किया गया है, ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, तो अगर ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद नीचे आता है, तो जाहिर है ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी पहले डिक्रीज़ होती है, ये ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है, डिक्रीज़ होगी, और जब नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी जो है ये इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी। तो अब इस पॉइंट पर, ये जो पीक पॉइंट है, यहाँ पर एक्सेलरेशन मालूम किया गया है, तो यहाँ पे इसकी कोई वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो इसलिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। याद रखिएगा एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का चेंज होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। पीक पॉइंट पर वेलोसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, हम उसको बहुत मिनिमम हो जाती है, जिसके साथ हम उसको ज़ीरो के बराबर कंसीडर करते हैं, तो इस वजह से एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जबकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे कंडीशन, जब बॉल ऊपर जा रही थी उस वक्त भी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज़ होगा, और जब बॉल नीचे आ रही है उस वक्त एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास डी है, इसके ऊपर आप मार्क लगा लें, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन टू बैक ऑन द ग्राउंड। क्योंकि हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जब प्रोजेक्टाइल लॉन्च हो तो ओरिजिन से लेकर जिस पॉइंट पे आया है, लेट सपोज ए पॉइंट पे ये जो है वो पहुंचा है 0 पॉइंट से, सो ये जो हमारे पास जितना इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है इसको रेंज कहते हैं। इसको हम जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन इज़ नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है ये हमारे पास ए है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, ठीक है, पाथ पे डिपेंड करती है फोर्स, और जो फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करे वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग आर कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। पाथ इंडिपेंडेंट भी इसको हम कह सकते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट फोर्सेस हैं ये। पाथ इंडिपेंडेंट,
ठीक है, और डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स भी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। Next MCQ, a body oscillate about its mean position. The distance at which its potential energy is equal to the kinetic energy is dash of the maximum displacement of the body. Option A half, option B double, option C triple, option D remains same. तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, हाफ। कैसे? काइनेटिक एनर्जी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की बराबर होती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारे पास बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर है 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब अगर हम दोनों को जो है वो बराबर कर लें, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से रीअरेंज हो जाएगा कि एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हाफ से कैंसिल, के से कैंसिल, तो यहाँ पर x नॉट ये बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा, तो x ये माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएंगे ये 2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे x नॉट स्क्वायर है, ठीक है, x नॉट स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है वो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा, सो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो x बराबर हो जाएगा x नॉट डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हाफ हो रही है, आप देख सकते हैं क्लियरली वैल्यू हाफ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाफ हो रहा है। एक्स नॉट इज़ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एक्स नॉट इज़ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी बॉडी का या फिर पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सो दिस इज़ योर कम्प्रीहेंशन, ये आपका सवाल है, आपको सॉल्व करना है एज असाइनमेंट, और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। बहुत आसान, जो स्टार्ट में हमने सवाल किए थे उसी से रिलेटेड है। सो आज के लिए इतना ही। ये इम्पॉर्टेंट सवालात थे जो कि गैस पेपर के जो है वो पार्ट 1 की वीडियो से मैंने आपको बताए हैं। इसके हम ऑलमोस्ट 6 to 7 वीडियोस जो है वो बनाएंगे गेस पेपर्स की, जिसमें 200 MCQs हम ऑलमोस्ट सॉल्व करेंगे, और होपफुली कि अगर आपने वो 200 MCQ सॉल्व कर लिए तो आप आसानी से बिल्कुल इजीली जो है वो 25 मार्क्स आउट ऑफ 25 ले सकते हैं। NED टेस्ट हो, चाहे KU का टेस्ट हो, दाऊद का टेस्ट हो, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिवर्सिटी का हो, तो जो है तो आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना है, ताकि वो एस्पायरेंट्स जो कि टेस्ट देने जा रहे हैं NED का, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहे, यूज़फुल रहे। सो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।